हम लोग प्रेम के आयाम में यात्रा कर रहे हैं। प्रेम के 7 द्वारों पर बातचीत चल रही है। पिछली बार हमने पहले द्वार पर बात करी, विशुद्ध संवेदनशीलता, प्योर सेंसिटिविटी। बिना संवेदनशीलता के प्रेम की कोई संभावना नहीं, प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं। तो वो तो हुई पहले द्वार की बात। अब आज हम दूसरे द्वार में प्रवेश करेंगे, साथ साथ यात्रा करेंगे। दूसरा द्वार है मैत्री, फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडशिप और फ्रेंडलीनेस में थोड़ा सा अंतर है। मित्रता और मैत्री। मित्रता एक अभिव्यक्ति की तरह है, एक संबंध की तरह भी दिखाई देती है। मैत्री एक भाव है, समझ है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। किसी भी मित्रता के मूल में मैत्री का होना अनिवार्य है। अगर मैत्री नहीं है तो मित्रता भी हो नहीं सकती, उसका फिर अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये मित्रता क्या है? ये मैत्री, फ्रेंडलीनेस ये क्या है? इसको हम लोग परत दर परत समझते हैं। ये पूरा अस्तित्व, ये पूरी कायनात मैत्री के रहस्यमय स्पंदनों से ही भरी हुई है। मैत्री एक बहुत ही समझने योग्य विषय है। प्रेम, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि प्रेम शब्द का उपयोग बहुत किया जाता है, लेकिन प्रेम के मायने शायद ही बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि प्रेम के नाम पर वो अपनी ही बहुत सारी व्याख्याएं आरोपित करते हैं। अब हम जब प्रेम के आयाम को समझ रहे हैं तो उसके सारे द्वारों को देखेंगे। वो खुलते हैं तो प्रेम का आयाम प्रकट होता है, वो बंद है तो फिर प्रेम हमारी एक कल्पना मात्र रह जाता है। तो यहां पर मैत्री को समझें। फ्रेंडलीनेस, कैसे फ्रेंडलीनेस काम करती है? मैत्री एक साहचर्य है, एसोसिएशन, साथ साथ विकसित होने का एक अनूठा अभूतपूर्व आयोजन है अस्तित्व के माध्यम से। इस मैत्री के सबसे अनूठे उदाहरण के रूप में अस्तित्व ने हमारा ये शरीर ही रचा है। हम अपने शरीर को देखें, शरीर की एक एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से गहनतम मैत्री में है। एक एक अंग शरीर का दूसरे अंग से गहनतम मैत्री में है। पूछता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक साथ साथ विकसित होती हुई यात्रा। मैत्री की घटना तब घटती है और हमारी समझ में तब आती है जब हम ये देख लेते हैं कि हम अलग थलग नहीं हैं, ये जीवन अलग थलग नहीं है, हम साथ साथ विकसित हो रहे हैं। सह संवर्धन, सह विकास, यानी को एग्जिस्टेंस और को इवोल्यूशन। मनुष्य पीड़ित किस बात से है? अलग थलग होने से। प्रेम क्यों चाहता है? कि उसका ये अलगाव, उसका ये अकेलापन कम हो सके, खत्म हो सके। लेकिन क्या लोग मिलते हैं तो अकेलापन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है? कई बार तो उल्टा होता है, लोग मिलते हैं तो अकेलापन और बढ़ जाता है। अकेलापन
व्यक्ति के जीवन में तभी तक रहता है जब तक वो इस अज्ञान के अंधेरे से घिरा रहता है कि वो टूटा हुआ अलग थलग है, उसे कहीं जुड़ना है, उसे कहीं जुड़कर पूरा होना है। प्रेम इसी जोड़ की तलाश है, लेकिन उसके लिए पहले हमको समझना होगा मैत्री को, उसके उस द्वार को हमें खोलना होगा, उसके साथ हमें आगे जाना होगा कि मैत्री उस जोड़ की अनुभूति है। हमारे जीवन में कौन लोग आएंगे, नहीं आएंगे, कौन होगा, कौन नहीं होगा, प्रेम इस पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए बार बार इस बात को मैं दोहराता हूं, प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम एक आंतरिक अवस्था है, इनर स्टेट है। संबंध तो बीच में घटते हैं, संबंधों के माध्यम से उसके रंग फैलते हैं और हम उसको देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। जैसे वही स्रोत, वही समग्रता, वही पूरा विराट अस्तित्व, सृजन की अनंत संभावना अनेक अनेक स्थितियों, परिस्थितियों, अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती है और स्वयं को और समृद्ध अनुभव करती है। इस अनब्रोकन, अनडिवाइडेड अस्तित्वगत स्रोत से जो फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी है, अनंत संभावना की जो स्थिति है, क्षेत्र, वहां से ये सब अनंत विस्तार क्यों होता है? इसलिए क्योंकि और समृद्ध हो सके जीवन, उसको उस समृद्धि में देखा जा सके। इसी तरह से संवेदनशीलता हो, मैत्री हो या और भी सारी बातें हो, और फिर ये सारे द्वार जो हैं प्रसन्नता के, शांति के, प्रेम के, समस्वरता की, इनकी अनुभूति को हम कैसे जानेंगे, इनको हम पहचानेंगे कैसे जीवन में, उसके लिए संबंध घटते हैं। लेकिन संबंधों में वो होता है ये अनिवार्य नहीं। तो इसी तरह से मैत्री की भावना, मैत्री की समझ जब जीवन में आती है तो जीवन में मित्रता भी घटती है, संबंध भी घटते हैं, बहुत कुछ घटता है। वो एक अलग सिलसिला है, एक अलग कहानी है कि हम उसके साथ होकर विकसित होते चले जाते हैं और जीवन सुंदर होता चला जाता है। लेकिन अनुभूति और समझ दोनों का एक साथ घटना मैत्री में अनिवार्य है, आवश्यक है। प्रेम के बारे में बात होती, लोग कहेंगे प्रेम में समझ खो जाती, समझ का काम क्या? इसीलिए प्रेम को लोग अंधा कह देते हैं या बहुत सारी इस तरह की चीजें। प्रेम अंधा नहीं है, प्रेम एक गहरी अंतर्दृष्टि है, और अंतर्दृष्टि से रहित प्रेम प्रेम होता भी नहीं है। वो हमारी ही कोई इच्छा का, हमारी ही कोई वासना का फैलाव हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं होता। प्रेम में गहरी अंतर्दृष्टि है, गहरी समझ है, और इस बात को देखना है हमको। अगर हम पूरे अस्तित्व पर दृष्टि डालें, एक तो हमने अपने शरीर को देखा और पूरे अस्तित्व पर दृष्टि डालें, तो हमको वो मैत्री दिखाई देगी। कैसे? सब कुछ ने सब कुछ को संभाला हुआ है, कुछ भी यहां टूटा अलग थलग नहीं। जब सब कुछ उस रहस्यमय ढंग से संभला हुआ दिखाई देता है, तो उससे ही प्रेम का जो घटनाक्रम है वो अनेक अनेक रूपों में आगे बढ़ता है। छोटी छोटी घटनाओं को देखें तो इस मैत्री की समझ को हम देख पाएंगे। बसंत में फूल खिलते हैं, वो तो अपनी जगह बात है, खिलावट है, खिलने में कितनी स्थितियां परिस्थितियां सहयोग करती हैं वो अपनी जगह है। लेकिन जब पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं,
तो कभी ध्यान दिया हो कि अचानक तेज हवाएं भी आ जाती हैं, पत्तों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। जो पत्ते अभी शाख पर कांप रहे थे, उनको गिरने में थोड़ी सी मुश्किल थी, तेज हवा का एक झोंका उनको गिरने में सहायता दे देता है, अपने साथ उड़ा ले जाता है। जीवन के उठने में भी सहयोग, जीवन के गिरने में भी सहयोग, ये मैत्री। कहां से आती हैं वो हवाएं, क्यों आती हैं उसी ठीक समय पर, ये मैत्री, ये जागतिक मैत्री है। एक ऐसा अंतर संबंध जो एक विशिष्ट अंतर्दृष्टि से ये जानता है कब, कहां, क्या, कैसे होना है। इसलिए ही बुद्धा ने अपने जीवन में प्रेम शब्द का उपयोग कम किया, मैत्री शब्द का उपयोग ज्यादा किया बुद्ध ने। मैत्री एक निस्वार्थ स्थिति है, सेल्फलेस स्टेट है, कुछ लेना देना नहीं, और सब कुछ लिया दिया जाता है, यानी कि ठीक समय पर सब कुछ हो सकता है। लेकिन यूं देखा जाए वो किसी स्थिति परिस्थिति पर खड़ी हुई नहीं है मैत्री। अब हम अगर मानवीय तल पर इस मैत्री को तलाशें, जागतिक अस्तित्वगत तल पर तो हो गई, हम उसको देखें, उस समझ को फिर अपने जीवन में अगर हम उसको उतरने दें दिन प्रतिदिन के जीवन में, तब हमको तमाम पहलू देखने पड़ेंगे। संबंधों का पूरा ढांचा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कई बार संबंधों में जिसको हम मित्रता का नाम देते हैं, उसी को हम मैत्री भी समझते हैं। आमतौर से लोग एक ही तरह से उसको फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस एक ही ढंग से उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पर मैं उनमें भेद कर रहा हूं, भेद है भी। अधिकांशतः हमारे संसार के संबंध किसी न किसी स्वार्थ पर खड़े हैं। कोई आदान प्रदान, कोई लेन देन है, उस पर खड़े हैं। जब भी कोई संबंध किसी आदान प्रदान, लेन देन पर खड़ा हो जाता है, वो मैत्री के गुण से रहित होने लगता है, क्योंकि अब ये एक अलग परिस्थिति का उपयोग कर रहा है। इसीलिए अक्सर जो हमारे परिवार होते हैं वो स्वार्थ की प्रयोगशालाएं बन जाते हैं। वहां हम तरह तरह का स्वार्थ सीखते हैं, शोषण सीखते हैं, और फिर उसको अपने जीवन में लेकर चलते हैं। और जितना हम स्वार्थ और शोषण के ढंग सीखते हैं, उतने ही ये सब द्वार बंद होते चले जाते हैं। फिर हम गुहार लगाते हैं कि जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम हो तब जब हम पहले तो संवेदनशीलता में विकसित हों, और फिर उस मैत्री को समझें और फिर उसके साथ डूबें, उसके साथ चलें। समझ के बिना उसमें डूब नहीं सकते। पहली समझ यही आएगी कि वो निस्वार्थ है। उसमें एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है सहयोग की, मंगल कामना की। मंगल के लिए हम गीत नहीं गाते, हम उसके लिए कुछ अतिरिक्त दिखावा नहीं करते, लेकिन वो हमारे होने से घटता है, हमारे होने से घटता है। अब हमारे वस्तुओं का जगत हो, प्राणियों का जगत हो, इंसानों का जगत हो, सब तरफ हम दृष्टि डालें और हम देखें हम कितनी संवेदनशीलता से और कितने हम जीवन को सहयोग देने की अंतर्दृष्टि के साथ आगे चलते हैं। उसी से मैत्री विकसित होगी। हमने जो एक दुर्घटना अपने जीवन में पैदा की है वो है उपयोगितावादी दृष्टि, यूटिलिटेरियन अप्रोच। हर चीज का हम उपयोग करना चाहते हैं। वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है, वस्तुएं उपयोग के लिए। हम लोगों का उपयोग करते हैं, संबंधों का उपयोग करते हैं, सब कुछ उपयोग पर खड़ा है।
लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर हमारी उपयोगिता नहीं रही तो क्या होगा, संबंधों का क्या होगा, हमारे जीवन में जो ये प्रेम घट रहा है इसका क्या होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत भरसक कोशिश करते हैं कि वो अपनी उपयोगिता बनाए रखें। घर परिवारों में जो बुजुर्गों की स्थिति हो जाती है बड़ी विचित्र सी, वो किस लिए हो जाती है, क्योंकि उनकी उपयोगिता जब कम हो गई और लोग संवेदनशील नहीं हैं, मैत्री की समझ नहीं है उन लोगों के भीतर, तो फिर लोग एक वस्तु की तरह कहीं दूर डाल दिए जाते हैं। किसी को भी उपयोगिता की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, उसको वस्तु में बदल देते हैं। मैत्री वस्तु को भी जीवंतता में बदल देती है। मैत्री की वो घटना जो हाथ में पत्थर को भी ले तो पत्थर में भी जीवन प्राण महसूस हो, जीवन से एक रिश्ता महसूस हो, तो मैत्री हुई। भारत में इस मैत्री के प्रयोग के लिए ही हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई। और भी तमाम कारण रहे, लेकिन मूल कारण प्रेम में प्रवेश करना था, प्रेम के आयाम में। तो पहला द्वार था संवेदनशीलता, उससे चलेंगे दूसरे द्वार पर मैत्री। एक पत्थर की मूर्ति रखी। बाहर के बहुत सारे लोग जो अभी नासमझी में पड़े थे कि मूर्ति पूजा हो रही, ये हो रहा है, तो वो उपद्रव में थे। लेकिन भारत में जब हम एक मूर्ति को सामने रख रहे थे, आमतौर से पत्थर की ही बनाई हमने। और बिल्कुल पीछे लौटते जाएं तो मूर्तियों में बहुत हम आकार प्रकार भी नहीं बनाते थे, थोड़ी अनगढ़। जैसे शिवलिंग हम बनाएंगे तो शिवलिंग एक इशारा है, केवल एक इंडिकेशन है उस अनाम अरूप सत्ता का। बना दिया हमने, पत्थर है, पत्थर रखा है। अब लोगों को लगता है कि पत्थर की पूजा लोग क्यों करते थे या क्यों करते हैं। अभी तो किसी को नहीं लगता, जो गया फूल पत्ती चढ़ाई, पानी चढ़ाया, ये किया वो किया, भाग लिया, पूजा नहीं। पूजा शब्द भी भारत में हमने जो आविष्कार किया वो है प्रेम का ही एक भिन्न आयाम। प्रेम का ही हमारे रोम रोम में रच बस जाना, वही पूजामय हो जाना होता है। तो उसके लिए पत्थर की मूर्ति का प्रयोग था। इतने संवेदनशील हम हो जाएं कि पत्थर भी हमें धड़कता हुआ लगे। जब उस पत्थर में भी हम जीवन को अनुभव कर लें, जीवन के उस जोड़ को अनुभव कर लें, तो हमने उस जागतिक मैत्री को अनुभव किया, उस एग्जिस्टेंशियल फ्रेंडलीनेस को अनुभव किया। जिसने उस जागतिक मैत्री को अनुभव किया, एग्जिस्टेंशियल फ्रेंडलीनेस को, उसके जीवन में प्रेम का आयाम अपनी स्पष्टता में प्रकट होगा। वही प्रेम प्रार्थना बनेगा, वही प्रेम पूजा बनेगा, वही प्रेम परमात्मा बनेगा। और तो कुछ होना नहीं है, लेकिन इतनी संवेदनशीलता तो पहले विकसित करें। लेकिन हम उपयोगितावादी दृष्टि से क्या करते हैं, जीवित व्यक्ति को भी पत्थर में बदल देते हैं। हमारे लिए लोग अलग अलग सांचों में ढले हुए पत्थर के टुकड़े से ज्यादा नहीं रह जाते, क्योंकि उपयोगितावादी दृष्टि है, यूटिलिटेरियन अप्रोच है। उस उपयोगिता में हम उपयोगिता का तो उपयोग करते ही हैं, उनको धारणाओं में भी कैद करते हैं। किसी को किसी धारणा में कैद करना भी उसको वस्तु में बदल देना है। तो ये सारी चीजें जब हम देखेंगे तो मैत्री के गहरे तलों को हम समझ पाएंगे। संबंधों के धरातल से उसको समझेंगे तो मुश्किल होगी। संबंधों को बाद में आने दें, पहले मैत्री को समझें। अब जैसे परिवार की बात हमने कही, विवाह की संस्था हमने बनाई, हम उसमें प्रेम प्रेम इतना चिल्लाते हैं, हमको लगता है प्रेम होना ही चाहिए। कई बार प्रेम नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं विवाह में ही प्रेम हम तलाशते, हम बहुत सारी जगह प्रेम तलाशते हैं, लेकिन हम वहां पर देख क्या रहे होते हैं, सुविधाएं, सहूलियतें। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, काम वासना है, वो भी एक दूसरे से कुछ लेना देना है, सुख की इच्छा और आकांक्षा है, धन है, धन से सुविधाएं आती हैं, उससे भी कुछ लेना देना है।
तो संबंधों में भी अगर मैत्री को कभी हमें परखना हो तो कुछ दिनों के लिए उपयोगिता के सारे स्रोत बंद कर लेने चाहिए। अब इसमें ना धन का लुब्रिकेशन है, ना सुविधा का लुब्रिकेशन है, ना काम वासना का लुब्रिकेशन है, कोई लुब्रिकेशन नहीं। हमने सारी चीजें थोड़ी देर के लिए विड्रॉ कर दी, फिर भी जो बचा रहे, फिर भी जो चलता रहे, फिर भी जो उतने ही जीवंतता और उल्लास से चलता रहे, वो मैत्री का भाव होगा। और ये अगर हम करके देखें तो हमारे कितने संबंध स्विच ऑन ऑफ होने की तरह से धराशायी हो जाएंगे, हम भी जानते हैं। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं संबंधों को, हम प्रेम के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि है नहीं, इसमें कुछ तत्व है नहीं, ये एक म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन की जर्नी है, पारस्परिक शोषण की यात्रा है। हम हटा लेंगे उपयोगिता के सारे साधन, धराशायी हो जाएगा। मैत्री में कोई उपयोगिता नहीं और सारी उपयोगिताएं पूरी हो जाती हैं। जैसे शरीर का उदाहरण मैंने दिया, जैसे जागतिक व्यवस्था का उदाहरण। कोई किसी से कुछ मांगता लेता नहीं, लेकिन अंतर्दृष्टि है, वो काम करती है। उस अंतर्दृष्टि के माध्यम से हमको चलना होता है, वो जीवन में प्रेम को लाएगी। प्रेम के बहुत सारे तल होते हैं। बुद्ध ने देखिए मैत्री शब्द का ही उपयोग बहुत किया, और बुद्ध के जीवन की एक घटना मुझे याद आती, उसमें देखें कि ये संवेदनशीलता, ये मैत्री किस ढंग से काम आती है और किस ढंग से फिर हम सुविधाओं संसाधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे तो सुविधाओं संसाधनों के इन्वेस्टमेंट से हम संबंधों को एक तरह से खरीदते हैं, और एक दृष्टि है कि संसाधन और सुविधाएं मैत्री की भावना के कारण भी घट जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। बुद्ध विचरण किया करते थे अपने भिक्षुओं के साथ, और उनके ठहरने के लिए कोई बड़ी ठीक जगह नहीं होती थी। कभी यहां ठहर गए, कभी वहां ठहर गए, बड़ी दिक्कतें होती थी। तो उनका ही एक शिष्य था अनाथ पिंडक, उसको सुदत्त भी कहते। सुदत्त इसलिए क्योंकि जो देने में बहुत ही सुंदर, जिसका भाव हो, उसको सुदत्त कहा गया, अनाथ पिंडक। तो कहते हैं जब उसने देखा साधकों को, भिक्षुओं को बड़ी कठिनाई में, बारिश में, धूप में परेशान होते हुए, बुद्ध को भी कहीं कोई इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, तो उसको लगा एक जगह ऐसी हम यहां पर इनको दे दें जहां पर सारे साधक भिक्षु शांति से, सुरक्षा से अपनी साधना कर सकें। तो श्रावस्ती की घटना है, उसने जेत वन को लेना चाहा। जेत वन उस समय वहां के राजा का संपत्ति थी। तो अनाथ पिंडक ने कहा कि ये हमको जगह दे दीजिए, बुद्ध के लिए हम लेना चाहते हैं। उसको थोड़ी चिढ़ लगी राजा को, उसने कहा कि बुद्ध के लिए उनको क्या करना है, और वो उस जगह से उसको लगाव भी बहुत था। तो उसने गुस्से में ही, और इस तरह से कि ये आदमी कर ही नहीं पाएगा, उसने कहा कि ठीक है हम दे देंगे, जितनी जमीन में तुम सोना बिछा दोगे, सोने की असरफियां जैसे पहले होती थी सिक्के, जितनी जमीन में तुम सोना बिछा दोगे उतनी जमीन हम दे देंगे, जितनी जगह सोने की असरफियां तुम बिछा दोगे। और कहते हैं कि सुदत्त ने, बहुत धनी व्यक्ति था अनाथ पिंडक, जैसे भी किया होगा उस समय, जो भी उसके स्रोत रहे होंगे, उसने कहते हैं इतनी जमीन में उसने सोना बिछाया कि जब वो राजा आया तो उसकी भी जो स्थिति थी हतप्रभ रहने वाली हो गई, बिवाइल्डर्ड, और फिर वो जमीन उसको देनी पड़ी। अब यहां पर यह घटना मैत्री का ऐसा निस्वार्थ रूप बनकर आई कि न किसी ने मांगा, न किसी ने कुछ कहा, लेकिन उसने देखा अपनी अंतर्दृष्टि से कि ये होना चाहिए, और वो हुआ। तो यहां पर अगर निवेश जो हुआ, इतिहास इसीलिए इस घटना को बड़े सुंदरता से स्मरण करता है। इस घटना में प्रेम के एक अलग तल की सुगंध होती है। अपने लिए नहीं हम कुछ कर रहे हैं,
लेकिन आमतौर से हम जब अपने संबंधों में जाते हैं तो अपने लिए ही बहुत सारी उठापटक कर रहे होते हैं, और वो सब उपयोगितावादी उठापटक है, सारी यूटिलिटेरियन। तो उससे बचना, पहली चीज ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना, उपयोगिता से बचना। अगर हमें मैत्री में जाना, उपयोगिता से बचना, तब हमें सहयोग भी मिलेगा। अब हम व्यक्तियों का उपयोग, वस्तुओं का उपयोग, प्रकृति का उपयोग, सबका उपयोग करने पर आमादा है। हम प्रकृति का भी इतना उपयोग कर लेना चाहते हैं, इतना उपयोग कर लेना चाहते हैं कि हमारा जो ग्रह है, प्लेनेट है, वो नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाए। हम करीब करीब वहीं पहुंच रहे हैं। तो वहां भी जब मैत्री को हम लाएंगे तो हम देखेंगे कि एक संतुलन बना रहे। अब लोगों को समझ में आने लगा है धीरे धीरे। पहले उनको लगता था कि नहीं, हम इतना उपभोग कर लेंगे इस प्रकृति का और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अब लगता है कि तमाम विभीषिकाएं आ जाती हैं उसे सब, क्योंकि एक संतुलन पे खड़ा हुआ है। वो संतुलन नहीं टूटना चाहिए। वो संतुलन टूटेगा तो बहुत कुछ बिखरेगा। हम कहते हैं ये अस्तित्व निरंतर प्रेम की धाराओं में अपना काम कर रहा है, लेकिन वो प्रेम की धाराएं हमारे लिए बेबूझ जान पड़ेंगी। कैसे? अब अस्तित्वगत प्रेम मान लीजिए लोगों को बचाना चाहता है, हमने ओवरलोड कर दिया इस प्लेनेट को पॉपुलेशन से और बहुत सारी चीजों से, तो कभी कभी प्रकृति में ही कोई ऐसी करवट आती है जो बड़ी छटनी कर देती है। अतीत में कई सभ्यताओं का इतिहास में ऐसा वर्णन है कि रातों रात गायब हो गई, अचानक कुछ ऐसा घटा, कोई अर्थक्वेक या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना कि रातों रात बहुत कुछ विलीन हो गया। तो अस्तित्व संतुलन लाएगा, वो उसकी मैत्री की घटना है, उसकी फ्रेंडलीनेस है, वो संभाले रहना। जैसे हमारा शरीर अपने को अंतिम सीमा तक संभाले रहना चाहता है, सबको संतुलन में बना रहे। हम लोग क्या है, अपने शरीर में भी बिल्कुल एक युद्ध की तरह से लगे रहते हैं। कोई हृदय पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, कोई मस्तिष्क पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। और उस युद्ध का परिणाम क्या होता है, हम अपने शरीर में भी स्प्लिट हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। थोड़ा शरीर के प्रति भी मैत्रीपूर्ण। अब शरीर के प्रति मैत्री अगर हम लाएं, हर आयाम से हम समझें चीजों को। लोग शरीर को विश्राम ठीक से देते कि नहीं देते, भोजन, व्यायाम सब संतुलन में होना चाहिए। कई लोग जिम में घुस गए तो ताबड़तोड़ जिम में ही लगे हुए, उनको पता ही नहीं शरीर के लिए इतना आवश्यक है कि नहीं, इतनी यातना। शरीर जवाब दे देता है, संतुलन में अपने को कर लेता है। जब आपने ज्यादा दबाव डाला तो वो अपनी प्रतिक्रिया करता है। तो शरीर को एक लय में रखना है, कोई विभाजन नहीं, कुछ कम नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। फिर मन पर लौटें। मन में भी हमने तमाम विभाजन कर रखे हैं, तमाम विभाजन, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम धारणा से क्यों चलते हैं? कभी हम ये सोचे, धारणा से चलने के बजाय हम अंतर्दृष्टि से क्यों नहीं चलते? हमारी अंतर्दृष्टि हमको क्यों नहीं बताती क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है? अगर हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी संवेदनशीलता उसको नहीं बताती तो वो केवल एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारा कॉन्सेप्ट और उसका कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट सही गलत के टकरा सकते हैं। टकराव नहीं होना चाहिए। वो तब नहीं होगा जब हमारे अंतर्मन में भी मैत्री की भावदशा गहरे में होगी, हम एक स्वीकार में जी रहे होंगे। अब दूसरा जो स्प्लिट है वो बड़ा खतरनाक किया जाता है और वो आध्यात्मिक लोगों को आ जाता है। चेतना, मन, शरीर, वो इतना चेतना चेतना चिल्ला लेते हैं कि उनके लिए मन बड़ी बेकार की चीज हो जाती है, उनके लिए शरीर बड़ी बेकार की चीज हो जाती है। अब बेकार कह भी नहीं सकते बेचारे, तो बीच बीच में उसको
संभालते भी है कि नहीं, नहीं उतना भी बेकार नहीं है, लेकिन हाँ है तो बेकार ही, तो स्प्लिट पड़ गया। कई लोगों को, कई धार्मिक लोगों को मैं देखता हूं, वो इसी तरह की स्किज़ोफ्रेनिक सिचुएशन में है। वो कहेंगे नहीं हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम चेतना है। ये बात समझने में कहाँ प्रॉब्लम है कि हम तो एक टोटलिटी में हैं। क्या शरीर, क्या मन, क्या चेतना, टोटलिटी। यानी शरीर को काट के फेंक के चेतना का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो हमारा होना तो टोटलिटी में होगा। तो हम हर तल की एक अबाधित मैत्री में हो, ये ज्यादा बेहतर होगा। ना हम मन से संघर्ष करें, ना हम अपने शरीर से संघर्ष करें, ना हम अपनी चेतना से संघर्ष करें। उसको एक टोटल हैपनिंग की तरह, एक समग्र घटी हुई घटना की तरह देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो जो स्प्लिट है, विभाजन है, वो जाएगा। विभाजन रहित जो समझ है वही मैत्री का आधार है। विभाजन रहित, कोई विभाजन नहीं। संसार में हमने इतनी विचारधाराओं, इतने मजहबों, संप्रदायों के माध्यम से विभाजन कर दिया है। उस विभाजन को करने के बाद फिर हम चाहते हैं कि लोग आपस में सद्भाव संभाव से रहें। वो कैसे रहेंगे? पहले तो हम इस चीज को जाने ना कि ये सब अंतर संबंधित एक ही धारा है। ये तो कोई एक ही धारा मानता नहीं, इतने विभाजन उसमें गहरे हैं। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति तभी स्वीकार कर पाता है जब दूसरा व्यक्ति उसकी धारणा में ढल रहा हो। धारणा में नहीं ढल रहा है तो संभव नहीं। इसीलिए अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके बीच में मित्रता होती है, अनलाइक माइंडेड के बीच में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम उसकी सौंदर्य को देखते ही नहीं, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए हम तैयार नहीं। जबकि हम अपने जीवन में देखते हैं, हम अपने घर में डेकोरेशन कर रहे हों, कपड़े पहन रहे हों, तो हम उसमें कंट्रास्ट और बहुत सारा ऐसा जो संयोजन है वो देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत पर खड़ा है और अच्छा लगता है। विपरीत भी तो हमको सुंदरता की तरफ ही ले जा रहा होता है। तो विपरीत के साथ सामंजस्य क्यों नहीं हो सकता? जब हम विपरीत को विपरीत की तरह ना देखकर एक भिन्न व्यवस्था की तरह और एक परिपूरक की तरह देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह देखते हैं, तभी ये साहचर्य, ये साथ साथ विकसित होना जीवन में घटता है। अगर भिन्न को हम बिल्कुल, विपरीत को बिल्कुल विपरीत मानेंगे तो जीवन में क्या है, हम दुश्मन बना लेते हैं चीजों को। चिकित्सा में भी देखिए, हम तमाम ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जिनको हम जैसे एंटीडोट कहते हैं। ये चीज है तो इसको खत्म करने के लिए ठीक इससे विपरीत चीज हम लाएंगे तो उससे संतुलन बन जाता है। कठोरता कोमलता का संतुलन, काले सफेद का संतुलन, ठहराव और बहाव का संतुलन, ये सब मैत्री है। दो किनारों के बीच बहती हुई नदी को देखें, वो मैत्री का बड़ा सुंदर उदाहरण है। किनारे स्थिर हैं, नदी को संभालते हैं, बहती है। सब कुछ बह रहा हो तो नदी जैसी घटना ही नहीं होगी। तो यहां पर सब कुछ विपरीत के संतुलन पर खड़ा हुआ है। इस चीज को जो देख लेता है उसके जीवन से द्वंद्व जाता है और वो मैत्री आती है। हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं क्योंकि हमको लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मन माफिक ढूंढने की जो हमारी लालसा होती है, और मन माफिक ढूंढते ढूंढते हम अपनी मान्यताओं और धारणाओं का समर्थन ही ढूंढ रहे होते हैं वस्तुतः। तो उसमें जिस तरह की मित्रताओं और संबंधों में हम जाते हैं वो सब सतही और उथले रह जाते हैं। कभी कभी हम सचेतन हों और देखें कि मन माफिक जो नहीं है वो भी जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। ये देख पाना
मैत्री की समझ को हमारे भीतर विकसित करता है। मैत्री को और गहरा समझें तो इस पड़ाव पर इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की कविता भी समझें, सुने और थोड़ी और स्पष्टता उसमें लाएं। जीवन के सागर में हम सब लहरों जैसे हैं। जीवन के सागर में हम सब लहरों जैसे हैं, साथ हैं हम जल से, कभी नदी कभी बादल से। एक लहर इधर उठने दें गिरने दें, एक लहर उधर संवरने दें बिखरने दें। जहां जहां बेरंग है जिंदगी, जहां जहां बेरंग है जिंदगी, वहां वहां रंग घुलने दें, जीवन को बहने दें। जीवन के सागर में एक रंग की तरह तुम घुलो, एक रंग की तरह मैं घुलूं, और सारे सागर को रंगीन होने दें। जहां जहां बेढंग है जिंदगी, जहां जहां बेढंग है जिंदगी, वहां वहां एक नया और अनूठा ढंग उभरने दें। एक ढंग में मैं ढलूं, एक ढंग में तुम ढलो, कुछ दूर तक मैं चलूं, कुछ दूर तक तुम चलो। इस तरह ही नए रंग और नए ढंग में मैत्री का ये सफर यूं ही गुजरने दें। सुबह में शाम, सुबह में शाम, और शाम में सुबह घुलने मिलने दें, जीवन को बहने दें। मैत्री का ये सूत्र अद्भुत है। सागर के जल से हम एक हैं और लहरों की तरह उठते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न। तो जल से यानी कि जल की तरह हम एक हैं, वो एक ही स्रोत हम सबके भीतर तरंगायित है, लहर लहर हुआ है। कभी हम नदी की तरह होते हैं, कभी बादल से, कभी आसमान में उठते हैं, कभी जमीन पर। ये बहुत बहुत सारा विस्तार है। तो इस सारी अगर इस इनलाइटेंड पोएट्री को देखेंगे तो एक एक शब्द इसका एक गहनतम सूत्र है मैत्री के लिए। अब जब ये सब भिन्नता हमने देख ली, एकता भी देख ली, तब मैत्री का जब मैनिफेस्टेशन होगा, पहले कदम पर, पहले पड़ाव पर क्या हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग कि जल एक ही है, अलग अलग लहरें, लहरें उठेंगी गिरेंगी संवरेंगी बिखरेंगी, गिरने दें, लेट देम हैपन। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तटस्थ दृष्टा हैं। वो होगा, लहरें उठेंगी तो गिरेंगी, संवरेंगी तो बिखरेंगी। फिर जब ये समझ पक्की हो गई, तब दूसरा पड़ाव आएगा कि एक रंग हम घोलें, एक रंग तुम घोलो। हमारे सबके पास अस्तित्व ने अनूठी संभावना दी है। एक ढंग तुम पैदा करो, एक ढंग हम पैदा करें। अब ये मैनिफेस्टेशन संबंधों की तरह आएगा, मित्रता की तरह आएगा। पहली समझ पहले पड़ाव की जब ढलती है हमारे संबंधों में, तब हम अपने अपने अनूठेपन को मिलाते हैं और कुछ नया बनता है। इसीलिए तो जीवन हमेशा नए नए यात्रा की तरफ जाता है। मैत्री का पहला उसूल है, किसी से कुछ चाहने से पहले पहले हम तो कुछ घोलें, पहले हम अपना रंग तो घोलें उस जीवन के जल में, दूसरा अपना घोल देगा। वो जो रंगों का फैलाव होगा इंद्रधनुषी, वो जीवन को सुंदर बनाएगा। लेकिन आमतौर से लोग क्या है, दूसरे से रंग निकालने में, निचोड़ने में लगे। इसीलिए मैं आमतौर से संबंधों को कहता हूं म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, पारस्परिक शोषण, या
उन संबंधों को या उन मित्रताओं और प्रेम को मैं कहता हूं तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। हम तुम्हारी तारीफ करेंगे तो हमारी करो, तो हमारी पूंछ खड़ी बताओ हम तुम्हारी पूंछ खड़ी बताएंगे, बस इसी तरह जिंदगी निकल जाएगी। घर परिवार में देखिए कैसे लोग एक दूसरे की ईगो आइडेंटिटी को हवा भरते हैं। वो उसकी ईगो आइडेंटिटी को हवा भरते हैं, वो दूसरे अपने उसकी ईगो आइडेंटिटी को। लेकिन अपने अपने रंग, अपने अपने ढंग, अपनी यूनिकनेस, अपना अनूठापन, वो सब लेकर हम नहीं चलते, वो लेकर चलना है और उनको शामिल करना है। तो ये जब इस तरह से होगा तो बेरंगपन, बेढंगपन जहां कहीं भी होगा वो समाप्त होगा। ज्यादा दिन नहीं रहता वो बेरंगपन। कोई साख बहुत दिन खाली नहीं रहती, कोपले फिर फूट आती है। यही तो मैत्री है। उस हवा, पानी, आकाश, उस धूप की मैत्री उस वृक्ष से जो फिर उन कोपलों को ले लेती है। बेरौनक थी, रौनक आ गई। जो बेढंगा सा दिखाई देता है उसमें भी एक ढंग पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं ना ऑर्डर इन केयास। केयास है तो ऑर्डर अपने आप आएगा। ये सेंसिटिविटी, ये अवेयरनेस लाएंगे तब मैत्री आगे बढ़ेगी, जीवन आगे जाएगा। और अंतिम बात भी जो इस इनलाइटेंड पोएट्री में थी, बहुत कुछ, सुबह में शाम और शाम में सुबह घुलने दे। मैत्री एक टोटल विजन है, जीवन की समग्रता है, जीवन की गहनतम अंतर्दृष्टि है कि जब हम सुबह में बैठे हैं तो हम शाम को जानते हैं। हम इसलिए उत्तेजित, विचलित, बुखार में नहीं है कि जो सुबह है शाम इसमें घुल चुकी है, धीरे धीरे शाम में बदलेगी। शाम में हम अवसाद, उदासी में भरते नहीं, क्योंकि शाम में सुबह भी घुलने लगी है। धीरे धीरे शाम बदलेगी और सुबह आएगी। ये बदलाव है। मैत्री इस निरंतर बदलाव, इस निरंतर परिवर्तनशील जीवन को समझना और उसमें एक दूसरे के सहयोग की जो दशा है उसको देख लेना है। तो कोई उत्तेजना नहीं, कोई विचलन नहीं, कोई डिविएशन नहीं, हमें गहरी स्थिरता में होते हैं। इसीलिए जब मैत्री आती है तो हमारे भीतर से वासनाओं का ज्वर तिरोहित हो जाता है। वासनाएं क्यों हमको पीड़ित करती हैं? क्योंकि वो कुछ पकड़कर पा लेना चाहती हैं। मैत्री की अंतर्दृष्टि ये बताती है ये पाना और खोना एक साथ गुथा हुआ है। जो पाया गया है वो खोने की तरफ बढ़ चुका है, जो खोया गया है वो पाने की तरफ बढ़ गया। तो टेक इट इजी, लेट लाइफ फ्लो, जीवन को बहने दें। इस क्षण में पूरी समग्रता से, संवेदनशीलता से रहें और इस विराट जोड़ को जाने जो सब कुछ को संभालता है। फिर ये मैत्री हमारी जीवन शैली बन जाती है।